शेक्सपियर की बहुत ही सुंदर कहानी ट्वेल्थ नाइट 12वीं रात। इस कहानी में सेबेस्टियन और व्यूला दो जुड़वा भाई बहन हैं। एंटोनियो जहाज का कप्तान है। ओर्सिनो एक राजकुमार है। ओलिविया एक राजकुमारी है। ओर्सिनो और ओलिविया एक दूसरे को चाहते थे, मगर कुछ कारणों से ओलिविया ने ओर्सिनो से दूरी बना ली थी। सिसेरियो राजकुमार का एक नौकर है। यह व्यूला ने अपना नाम बदलकर पुरुष के वेश में सिसेरियो के नाम से राजकुमार के यहाँ नौकर बनकर रहने लगी थी। बहुत ही सुंदर कहानी है। इसको आप ऑडियो के रूप में सुनिए। एक बार इल्यूशियम शहर में किसी स्त्री के दो जुड़वा शिशु उत्पन्न हुए। दोनों की शक्ल, सूरत, रूप, रंग, डील डॉल बिल्कुल एक जैसा था। अंतर सिर्फ इतना था कि उसमें एक लड़की थी और एक लड़का। माँ ने लड़के का नाम सेबेस्टियन और लड़की का नाम व्यूला रखा। खास बात तो यह थी कि बहन भाई की तकदीर भी एक जैसी ही थी। एक बार जब वे दोनों कुछ बड़े हुए, जहाज पर सवार होकर विदेश के लिए निकले। अभी वो अपने नगर से थोड़ी ही दूर गए थे कि समुद्र में एक भयानक तूफान आ गया और उनका जहाज बेकाबू होकर एक समुद्री चट्टान से टकराया। बहुत से व्यक्ति डूब गए, बहुत से घायल होकर लहरों में समा गए, मगर इन दोनों भाई बहन के जीवन के कुछ दिन शेष थे, इसलिए इतनी बड़ी दुर्घटना में भी बच निकले। सेबेस्टियन ने जहाज से कूदकर एक बड़ा सा तख्ता हथिया लिया तथा उसमें चिपट कर लहरों पर डूबता उतराता हुआ समुद्र में तैरने लगा। उसे व्यूला की बहुत फिक्र थी, मगर उसने देखा कि जहाज के मल्लाहों ने उसे भी अपने साथ नाव पर बैठा लिया है, तो उसके मन को बड़ा संतोष हुआ। भगवान ने जिंदगी दी तो बहन भाई फिर से मिल जाएंगे, यही सोचकर सेबेस्टियन उस तख्ते को बड़ी तत्परता से किनारे की तरफ ले जाने लगा। शायद व्यूला ने भी उसे दूर से ही तैरते हुए देख लिया था, इसलिए उसने भाई से फिर से मिलने की उम्मीद मन से ना छोड़ी। किनारे पर पहुंचकर उसने जहाज के कप्तान से कहा, कप्तान साहब, आप तो जानते ही हैं भाई ही मेरा एक सहारा है, तथा इस दुर्घटना में उसके बच निकलने की आशा ही दिल में शेष रह गई है। पता नहीं उस पर क्या बीत रही होगी, उससे मेरी ज़िंदगी में दोबारा भेंट होगी या नहीं। इसलिए मैं आपसे सलाह मांगती हूँ कि अपने मुश्किल के दिन मैं किसके पास रहकर बिताऊं। कप्तान ने, जो कि अधेड़ आयु का एक अनुभवी व्यक्ति था, स्नेह भरे शब्दों में बोला, बेटिया, मुझे तो तुम्हें अपने घर में रखने में कोई आपत्ति नहीं है, मगर मैं ठहरा जहाज का कप्तान, आज यहाँ तो कल वहाँ, किसी एक जगह तो हमारा ठिकाना है नहीं। इसलिए मैं तो तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम पास वाले द्वीप में चले जाओ। वहाँ ओर्सिनो नाम का काफ़ी धर्मात्मा राजकुमार रहता है। वह विवाह योग्य उम्र होने पर भी अभी कुंवारा ही है। व्यूला ने उसके अभी तक कुंवारे रहने की वजह पूछी तो कप्तान ने कहा, वह राजकुमार एक रईस की बेटी से प्यार करता है जिसका नाम ओलिविया है। किसी वक्त ओलिया भी उससे प्यार करती थी, मगर 6 महीने के बाद उसका एकमात्र भाई दुनिया से चल बसा। भाई की मृत्यु से ओलिविया को इतना गहरा आघात पहुंचा कि वह उसकी याद को मन से कभी भुला ना पाई, तथा दुनिया के सब ऐश आराम से किनारा करके अपने को एक बंद कमरे में रख लिया। ना तो वह किसी से मिलती जुलती है, ना ही किसी व्यक्ति की छाया अपने पर पड़ने देती है। यही वजह है कि राजकुमार भी उससे मिल नहीं पाता तथा उसकी याद में दिन रात कुढ़ा करता है। व्यूला ने ठंडी गहरी सांस भरकर कैप्टन से कहा, बहनों को भाई कितने प्रिय होते हैं यह बहनों का दिल ही जानता है। ना जाने मेरा भैया भी कभी मुझसे मिलेगा अथवा नहीं। कप्तान साहब, जिस ओलिविया का वर्णन आप कर रहे हैं वह तो अपने भाई के शोक में मग्न है, तथा मैं भी। इसलिए मुझे विश्वास है कि जो अपने भाई को हमेशा के लिए खो चुकी है वह मेरे दिल की पीड़ा को जरूर पहचानेगी, और मुझे आशा है कि मेरे भाई को खोज लाने में वह हर संभव मेरी सहायता करेगी। अगर कप्तान मुझे किसी तरह से ओलिविया तक पहुंचा दो तो मैं कभी आपका एहसान नहीं भूलूंगी। बूढ़े कप्तान ने कहा, बिटिया, मुझे संदेह है कि बिना पूर्व परिचय के ओलिविया मुझसे भेंट करना भी स्वीकार करे कि नहीं। इसलिए मेरी तो यही सलाह है कि तू राजा की शरण में ही जा, वह जरूर तेरी सहायता करेगा। व्यूला ने कैप्टन की बात मान ली तथा एक पहाड़ी नौकर का वेश धारण करके राजकुमार के यहाँ नौकरी करने लगी। उसने राजकुमार को अपना नाम सिसेरियो बताया तथा तन मन लगाकर उसकी सेवा करने लगी। पुरुष वेश में वह ठीक अपने भाई जैसी ही लगती थी। उसके भाई का कोई मित्र व्यूला को इस वेश में देखो उसे सेबेस्टियन समझने की भूल कर सकता था। अपने भाई की भांति वह काम करने में बड़ी कुशल थी। कुछ ही दिनों में वह राजकुमार की गहरी विश्वास पात्र बन गई, यहाँ तक कि राजकुमार ने उसे ओलिविया के साथ अपने प्यार की बातें भी बता दी।
और इस काम में उसकी मदद मांगी। बेचारी व्यूला इस काम में राजकुमार की क्या सहायता करती। वह तो राजकुमार के प्यार में खुद फंस जाने से स्वयं अपनी मदद न कर सकती थी। वह जब राजकुमार की सौम्य आकृति को देखती तो मन ही मन सोचती, ना जाने ओलिविये का मन किस औलाद का बना हुआ है जो राजकुमार जैसे प्रेमी की प्रार्थना पर भी नहीं पसीजता है। मैं तो ऐसे राजकुमार की एक हाँ के प्रति 1000 बार कुर्बान होने को तैयार हूँ। जब एक बार राजकुमार ओलिविया की निष्ठुरता को याद कर करके आंसू बहा रहा था तो सिसेरिया ने मौका देखकर कहा, मालिक, मुझसे आपकी ये हालत अब और नहीं देखी जाती। आपकी रातें ओलिविया के विरह में आंसू बहाते और दिन उसी के गुण गाते हुए बीत जाते हैं। ना तो खाने की सुध है ना पीने की, बस 8 पहर ओलिविया के नाम की ही रट लगाए रहते हैं। मैं पूछता हूँ, क्या ओलिविया ने एक बार भी आपकी इन तपस्याओं का ख्याल किया? राजकुमार ठंडी आह भर कर बोला, सिसेरियो, नारी का मन भगवान ने बनाया ही बड़ा कठोर है। उसका हृदय लहू कोष्ठ का नहीं अपितु पत्थर का बना होता है। पसीजना तो उसे आता ही नहीं। यह व्यक्ति ही है जो अपने प्रेयसी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करके भी अपने आप को ऋणी मानता है। नारी का तिरस्कार सुनकर व्यूला के मन को मानो ठेस पहुंची। उसका वेश भले ही मर्द का था मगर हृदय तो नारी का ही था। उसने दिल ही दिल कहा, काश राजकुमार मेरे हृदय में झांक कर देख सकता कि नारी का मन किन कोमल भावनाओं से उत्प्रोत है। व्यूला के मन की यह बात होठ भी ना रोक सके। सहसा उसके मुंह से निकल गया, राजकुमार, काश मैं नारी होता तथा तुम्हें बता सकता कि नारी की तुलना में पुरुष का प्रेम कुछ भी नहीं। नारी के प्रेम का मुझे गहरा अनुभव है, उसे तिरस्कार की नज़र से मत देखो। राजकुमार ने कहा, इसका प्रमाण? सिसोरियो बोला, वक्त आने पर मैं इसका प्रमाण भी आपको दिखा दूंगा। राजकुमार ने हंसकर कहा, मेरे लिए प्रत्यक्ष प्रमाण तो ओलिविया ही है। अगर तुम अपने प्रमाण दिला सको तो मेरे प्रिय सिसोरियो, मैं कई जन्मों तक तुम्हारा उपकार न भूलाऊंगा। मैंने आज तक अपने प्रेम का रहस्य किसी को नहीं बताया, आज सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ, और वह भी इस आशा पे कि तुम में ओलिविया को मोहनी की अद्भुत शक्ति है। मुझे यकीन है कि तुम उसके पास जाकर उसे दर्द भरे शब्दों में मेरे प्रेम का अफसाना सुनाओ तो निश्चय ही उसका कठोर हृदय भी पिघल जाएगा तथा तुम्हारे हट के सामने वह ना कर सकेगी। व्यूला जिसे खुद चाहती थी, भला उसी के प्रेम का संदेश लेकर किसी दूसरी लड़की के पास कैसे जा सकती थी? वह कैसे अपने मन के प्रेमी को अपने ही हाथों से किसी दूसरे को सौंप सकती थी? फिर भी वह अपने मन पर पत्थर रखकर राजकुमार की खातिर ओलिविया के पास गई और ऐसे दर्द भरे अल्फाजों में राजकुमार के विरह का वर्णन किया कि ओलिविया का मन उमड़ आया। राजकुमार के प्रति नहीं बल्कि सिसेरियो के ही प्रति। उसकी नज़रों में सिसेरियो पुरुष था, सुंदर था, उसकी वाणी में जादू था। इन्हीं गुणों पर सिसेरियो पर रीझ गई तथा उसे अपने भाई के वियोग का स्मरण न रहा। सिसोरिया ने लाख कोशिश की किसी प्रकार वह ओलिविये का दिल राजकुमार की ओर खींच सके, परंतु इससे उसके मन पर कोई असर नहीं हुआ। उसने विनम्रता भरे शब्दों में कहा, मेरी तरफ से अपने मालिक से जाकर माफ़ी मांग लेना कि मैं उनके लायक नहीं। वे मुझ दुखिया को क्यों इतना मान देते हैं, वे ऐसा ना किया करें। इस तरह से सब प्रकार से निराश होकर सिसेरियो उसके पास से जाने लगा तो ओलिविया को ऐसे लगा कि कोई उसके पहलू से हृदय निकाल कर लिए जा रहा हो। जब वह रात सोई तो सपने में उसे सिसेरियो की ही आकृति दिखाई देती थी। उस जादू भरे मुस्कुराते मुखड़े को वह फिर कैसे देख सके, इस फिक्र में शेष रात कट गई। सुबह हुई तो उसे एक बहाना सूझा। उसने कांपते हाथों से भोजपत्र का एक टुकड़ा उठाया तथा उस पर लिखने लगी, मेरे अनजाने बंधु सिसोरियो, तुम राजकुमार की खबर लेकर मेरे पास आए ही क्यों थे? मैं अपनी ही धुन में मस्त होकर किसी तरह से सुख दुख के दिन काट रही थी, मगर तुमने आकर मेरे हृदय में उथल पुथल मचा दी तथा जाते समय मेरे मन की सारी शांति बटोरकर अपने साथ ले गए। यह तुम्हारी निष्ठुरता नहीं तो और क्या है? 2 पल के तुम्हारे सहवास ने मुझे पराया बना दिया। अगर इस तुच्छ ओलिविया के प्रति तुम्हारे मन में जरा भी सहानुभूति शेष हो, एक बार मुझे दर्शन अवश्य देना। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। तुमसे मिलने की उम्मीद में, तुम्हारी ओलिविया। खत लेकर उसने अपने विश्वासपात नौकर के हाथ सिसोरियो के पास भेज दिया। खत को पढ़कर सिसोरियो ने जोर का एक ठहाका लगाया तथा ओलिविया के भोलेपन पर उसे रहम आ गया।
कहाँ तो वह पुरुष की छाया से भी दूर भागती थी तथा कहाँ अब पुरुष के छल में एक स्त्री पर ही अपने प्यार लुटाने को तैयार हो गई थी। वह अगले दिन राजकुमार के संदेश के बहाने से ओलिविया के पास गई और अपने मन से हटा लेने का उसने बड़ा आग्रह किया, मगर ओलिविया ने एक बात भी नहीं मानी। हार कर वह उसे वहीं छोड़कर चली आई। जो ही सिसिलियो दरवाजे से बाहर निकला तो ही न जाने कहाँ से एक शराबी व्यक्ति निकल आया और उसकी तरफ घूम कर बोला, तो तुम ही मेरे शत्रु हो जो राजकुमार की चिट्ठियाँ और संदेश ले लेकर इस घर में आया करते हो। जानते नहीं वह मेरे मन की मलिका है और उस पर मैं किसी की नज़र नहीं पड़ने देख सकता। बदमाश, तुम मुझे उससे छीनकर राजकुमार के हाथों सौंपना चाहते हो तो लो, मैं पहले तुम्हारा ही काम तमाम करता हूँ, फिर तुम्हारे राजकुमार की भी खबर लूँगा। यह कहकर वह व्यक्ति शराबियों की तरह झल्लाकर व्यूला पर झपटा। बेचारी व्यूला ने तो वेश तो मानवों का ही पहन रखा था, मगर उन जैसा साहस कहाँ से लाती। बेचारी अपनी सारी मर्दानगी भूलकर डर से चिल्लाना ही चाहती थी। गली के दूसरे मोड़ से एक मुसाफिर इसी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। व्यूला को मुश्किल में फंसा देखकर मुसाफिर ने अपनी चाल तेज कर दी तथा उसकी ओर आते हुए बोला, सेबेस्टियन डरो नहीं, मैं अभी इस दुष्ट की अकल ठिकाने लगाता हूँ। कई साल बाद आज अपने भाई का नाम सुनकर व्यूला चौंकी और वह पैनी निगाह से उस मुसाफिर को पहचानने का यत्न करने लगी। तब तक मुसाफिर उस शराबी के पास पहुंच चुका था तथा उसकी तलवार छीनकर वह उसे 2-4 घूंसे भी मार चुका था। पलक झपकते ही ना जाने कहां से 2 सिपाही भी आ गए। उन्होंने आते ही मुसाफिर को हथकड़ी लगा दी तथा उसे थाना ले गए, मगर शराबी आदमी से उन्होंने बात तक ना पूछी। बेचारा मुसाफिर इस सब का कुछ भी अर्थ न समझ सका और व्यूला की ओर देखकर बोला, अरे सेबेस्टियन, मुझे सिपाही पकड़कर ले जा रहे हैं तथा तू खड़ा हुआ देख रहा है बेशरम। मैंने समुद्र के उस वक्त तेरे प्राणों की रक्षा की थी जब भगवान भी तुझ पर दया करना भूल गया था। अब तो तू मुझे इन यमदूतों से भी नहीं छुड़ा सकता। इतना सुनकर व्यूला मानो किसी गहरे सपने से जागी। अब उसे कुछ समझ में आने लगा कि यह क्या मामला है। मुसाफिर की बातों से इतना ज़रूर इशारा मिल गया कि उसका भाई सेबेस्टियन समुद्र में डूबा नहीं तथा अभी भी जीवित है। उसी के भ्रम से मुसाफिर ने सेबेस्टियन समझकर उसकी हिफाजत की थी। जब तक व्यूला इस स्वप्न से जागी तब तक निर्दयी सिपाही उस मुसाफिर को घसीट कर ले जा चुके थे। व्यूला ने दाएं बाएं देखा तो वह शराबी कहीं दिखाई नहीं दिया। वह बेचारी झटपट वहां से महल की तरफ भागी। अभी उसके मुड़ने की देर ही थी कि दूसरी गली से एक और लड़का आकर उस चौक में आकर खड़ा हो गया, जिसकी आकृति व्यूला से बिल्कुल मिलती जुलती थी। यही व्यूला का बिछड़ा हुआ भाई असली सेबेस्टियन था। तब तक वह शराबी भी 1-2 गुंडे सहयोगियों को साथ लेकर फिर उसी चौक में आ गया। सेबेस्टियन को व्यूला समझकर शराबी ने धमका कर कहा, क्यों बे नकारा, तूने मुझे घूंसे मरवाए थे। यह कहकर जैसे ही शराबी ने तलवार से उसे वार करना चाहा, वैसे ही सेबेस्टियन ने भी तलवार निकाल ली और एक एक करके अच्छी खबर ली। चौक में मारपीट की आवाज़ सुनकर ओलिविया भागी आई और सेबेस्टियन को सिसिलियो समझकर उसने उसकी बहादुरी की बड़ी तारीफ की और उसे बड़े आग्रह से अपने घर में लिवा ले गई। सेबेस्टियन हैरान था कि वह शहर में किसी को जानता तक नहीं, फिर क्यों एक शराबी उसे शत्रु समझकर मारने के लिए भागा, क्यों एक रईस जादी उसके साथ इस सलीके से पेश आ रही है। आखिर में उसने यही निष्कर्ष निकाला कि हो ना हो यह रईस जादी ओलिविया पहली मुलाकात में ही मुझसे प्रेम करने लगी है, तो इससे बढ़कर मेरे लिए सौभाग्य क्या हो सकता है। यह सोचकर ओलिविया के द्वारा उसी प्रेम और मोहब्बत के साथ पेश आया जैसे ओलिविया उससे पेश आ रही थी। वह भी उसे ईश्वर का चमत्कार ही समझने लगी थी कि अभी तो सिसिलियो मुझसे सीधे मुंह बात भी ना करता था तथा अभी वह मुझसे सिर आंखों पर बिठाने को भी तैयार हो रहा है। उधर मुसाफिर ने पुलिस स्टेशन में जाकर अपना बयान देते हुए कहा, मेरा नाम एंटोनियो है, मैं एक जहाज का कप्तान हूँ। बहुत महीने बीते, मैंने एक मनुष्य को समुद्र में डूबते हुए देखा। मैंने रहम करके उसे अपने जहाज पर बैठा लिया और तब तक वह पूरी तरह स्वस्थ ना हो गया तब तक मैंने उसकी दिन रात सेवा की, उसके लिए पानी की तरह रुपया बहाया। यह वही व्यक्ति है जिसे आज फिर एक शराबी से बचाने के लिए मैंने बीच बचाव किया तथा जिसकी वजह से आपके सामने मुझे अपराधी बनकर आना पड़ा है। उसका नाम सेबेस्टियन है तथा मैं उसे अपना मित्र समझता था, मगर आप मेरे गवाह हैं कि जब आज मुझे मुसीबत पड़ी तो उसने मेरी कोई मदद ना की। अब यह आपकी मर्जी है कि आप मुझे पुरस्कार दें
या कारागार। पुलिस वालों ने कुछ डरा धमका कर उसे छोड़ दिया। सेबेस्टियन को याद करके उसके मन में आग सी धधक रही थी। उसने फैसला कर लिया कि चाहे उसे फांसी पर ही क्यों न लटकना पड़े, मगर मैं ऐसे बेवफा मित्र को सबक सिखा कर ही छोड़ूंगा। यही सोचकर वह सीधा उसी चौक में गया जहाँ सिसेरियो को सेबेस्टियन मानकर वह उस शराबी के चंगुल से छुड़ाकर छोड़ आया था। भला उन दोनों में अब उसे कौन दिखाई देता। बेचारे सिसेरियो तो अपने सिर से आफत टली देखकर उसी वक्त वहाँ से दुम भगाकर ऐसे भागा कि उसके पीछे की तरफ भी उसने मुड़कर नहीं देखा। और सेबेस्टियन, जिसे एंटोनियो सचमुच ढूंढना चाहता था, वह तो रईस जादी ओलिविये का प्रेम पात्र बन चुका था तथा हजारों दास दासियां उसकी खुशामद करने में लगे हुए थे। भला अब वह उसे कहाँ दिखाई देता। बेचारा बेकार ही चौक के आसपास चक्कर काटने लगा। उधर जब काफी देर तक सिसेरियो महल में न पहुंचा तो राजकुमार को फिक्र हुई। वह स्वयं उसकी खबर लेने के लिए ओलिविये के घर की तरफ देखा। वह पहुंचकर उसने देखा कि सिसेरियो की शक्ल का एक व्यक्ति शाल दुशाल में सजे एक पलंग पर सोया हुआ है और खुद रईस जादी ओलिविये से पंखा चल रही है। यह नज़ारा देखकर उसके मन में दोहरी आग लग गई। उसने आप देखा न था उस व्यक्ति को सिसेरियो ही समझकर लगा उसे कोसने। दुष्ट कहीं के, मैंने तुझ पर यकीन करके अपना संदेश देकर तुझे यहाँ भेजा और तू उल्टा मेरी ही ओलिविये को मुझसे छीन बैठा। तुम अपने वह दिन कैसे भूल गए जब मैंने एक पैसे के लिए तरसते हुए तुम आए थे और मैंने दया करके अपने यहाँ नौकर कर लिया था। जो सिसेरियो, क्या मेरे रहम का तुमने ही बदला दिया, कमीना, दुष्ट, नीच। राजकुमार की त्योरियां देखकर सेबेस्टियन भी लपक कर खड़ा हो गया तथा क्रोध में ओठ चबाते हुए बोला, कौन है रे तू बकवासी, जिसे बोलने तक की तमीज नहीं। कौन कमीना तेरे पास भीख मांगने आया था तथा किसे तूने नौकर रखा था। झूठी बात कहते हुए क्या तुझे शर्म नहीं आती। तेरे जैसे एक शराबी से पहले भी मेरा वास्ता पड़ चुका है। दिखता है तूने हद से ज़्यादा शराब पी रखी है, इसलिए मुझे सिसेरियो सिसेरियो कहकर पुकार रहा है। मैं सिसेरियो नहीं, मेरा नाम सेबेस्टियन है तथा मैं अपने एक दोस्त के साथ आज ही पहली बार इस नगर में आया हूँ। यह झगड़ा सुनकर चौक में चक्कर काटता हुआ एंटोनियो भी वहां पहुंचा। सेबेस्टियन को समक्ष खड़ा देखकर राजकुमार से कहा कि आप सही कहते हैं महाराज, यह व्यक्ति बड़ा ही झूठा है। आज इसने मुझे भी धोखा देकर हवालात भिजवा दिया। मेरी तकदीर अच्छी थी कि जो छूटकर आ गया, नहीं तो इससे अपनी दुश्मनी निकालने में इसने कोई कसर न उठा रखी थी। मैंने उसे समुद्र में डूबने से बचाया था। जब वह मेरा अपना नहीं बना तो भला आपका कैसे बन सकता है। यह झूठा है, गद्दार है। इसकी चमड़ी कुत्तों से नुचवा देनी चाहिए। इसकी बोटी बोटी काट कर इसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहिए। यह कहकर एंटोनियो तथा राजकुमार बेचारे सेबेस्टियन को पकड़कर घसीटने ही वाले थे कि अचानक बाहर से उन्हें उसी शक्ल का एक और आदमी आता हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर दोनों हैरान रह गए कि एक ही व्यक्ति अंदर भी और बाहर भी, दोनों ही जगह कैसे दिखाई दे सकता है। बेचारा ओलिविया दुविधा में पड़ गई कि वह घर के अंदर खड़े पुरुष को पति स्वीकार करे या बाहर से आने वाले को। शक्ल, सूरत, चाल ढाल, कद, उम्र, सब में दोनों बिल्कुल समान थे। किसी में भी तिल भर का फर्क ना था। हकीकत में बाहर से आने वाला पुरुष व्यूला थी और राजकुमार तथा एंटोनियो आदि से घिरा हुआ घर में खड़ा व्यक्ति व्यूला का बिछड़ा हुआ भाई सेबेस्टियन ही था। बहन भाई की आकृति बिल्कुल समान थी तथा व्यूला ने भी सिसेरियो के नाम से व्यक्ति का भेष धारण किया हुआ था, इसलिए देखने वालों को दोनों में कोई भेद न जान पड़ा। मगर भाई बहन तो इस रहस्य को जानते थे तथा चिरकाल से वे एक दूसरे की खोज में ही दर दर भटक रहे थे। जैसे ही उनकी आंखें चार हुईं, वे दोनों एक दूसरे को पहचान गए तथा गले लिपटकर हर्ष के आंसू बहाने लगे। व्यूला ने हर्ष विभोर होकर कहा, भैया आज तुम मुझे मिल गए तो मुझे सारा जहां मिल गया। सेबेस्टियन ने कहा, बहन मैंने तुम्हें देख लिया तो मानो मुझे जिंदगी मिल गई। सेबेस्टियन के मुंह से बहन का संबोधन सुनकर राजकुमार चौंक गया। पूछा, तो क्या यह सिसेरियो स्त्री है? सेबेस्टियन ने कहा, हाँ राजकुमार, यह मेरी छोटी बहन व्यूला है। एक बार जहाज की दुर्घटना में हम दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे। मुझे एक दयालु कप्तान ने अपने जहाज पर बैठाकर मेरे प्राण बचाए थे। मैं और वह आज ही इसी शहर में पहुंचे हैं। हम दोनों अलग अलग दिशाओं में चलकर नगर में इस बहन की खोज के लिए निकले थे, मगर तब से उस कप्तान का कुछ पता ही नहीं। पास खड़ा एंटोनियो ये सब बातें सुन रहा था। अब उसकी समझ में आ रहा था कि उसने अपने दोस्त सेबेस्टियन को गलत समझने का भ्रम पाला है। उसने आगे बढ़कर कहा, वह अभागा एंटोनियो मैं ही तो हूँ।
उसकी सारी गुत्थी सुलझ कर व्यूला ने आदि से लेकर अंत तक सारी कहानी कह सुनाई और उसने राजकुमार को साफ कह दिया कि वह उसे प्रेम करती थी, इसलिए नौकर बनकर भी उसकी खिदमत में रहना उसने स्वीकार किया। इस तरह से शेक्सपियर की कहानी ट्वेल्थ नाइट 12वीं रात का समापन होता है। इसमें सेबेस्टियन को ओलिविया मिल गई और व्यूला को ऑर्सिनो मिल गया। हैप्पी एंडिंग वाली स्टोरी है। आशा करती हूँ आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी कहानियाँ आपके लिए लेकर आऊँ। धन्यवाद।